हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको एक नज़र में देखने वाले हैं हम लोग। जी हाँ, बिल्कुल एक नज़र में ही देखने वाले हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। और इसी टाइप की हमारी एक और वीडियो आ रखी है जो आपको आधुनिक भारत से रिलेटेड है। आधुनिक भारत की एक अलग से सीरीज़ है, उसमें आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो आपको जाके बिल्कुल देखना ही देखना है, क्योंकि वहाँ से आपको सारे रिवीजन हो जाएंगे, बहुत ही ईजी और बहुत ही कम टाइम में हो जाएंगे। क्योंकि वन लाइनर है तो बस उसको देखते रहना है, और बार बार सुनने से ना ये आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। तो उसी तरीके से आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई भी दिक्कत आपको आ रही है। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1757 ईस्वी को। कब हुआ था? 1757 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ये आपको कब हुआ था? 1764 ईस्वी को। कब हुआ था? 1764 ईस्वी को। में किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली? तो 1773 के एक्ट के तहत। एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, ये भी आपको 1773 का एक्ट था। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो ये आपको 1773 का एक्ट था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो ये आपको बनते हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पे देखिए आप लोग, बहुत सारे आप लोगों को लग रहा होगा ना कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, ये तो राज व्यवस्था लग ही नहीं रहा, मतलब पॉलिटी तो लग ही नहीं रहा। लेकिन ये पॉलिटी के ही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो आधुनिक भारत का जो टाइम पीरियड था ना, वहाँ से जो भी आपको क्वेश्चंस है ना, बहुत ज़्यादा आपको पॉलिटी में भी मिलेंगे। तो देखिए आगे के क्वेश्चंस में आप लोग देख सकते हैं, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो देखिए यहाँ पे 1773 एक्ट के तहत। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? तो 1781 में लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया था? तो आपको एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यहाँ देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया कब था? 1781 में। और रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट आया था। किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार किया गया था? तो ये आपको एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो ये आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, और यह किस एक्ट के तहत हुआ था? तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था, इसकी वजह से आपको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आपको मिले होंगे, तो आप लोग इसको ना बहुत ही ध्यान से देखिएगा। किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया था? तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, उसी के तहत। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? तो अधिकार आपको कौन से एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अभी अभी हमने क्या देखा था, यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर को क्या बनाया गया था? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1833 का चार्टर्ड एक्ट। प्रथम विधि आयोग कब आता है? तो 1834 में आता है। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लॉर्ड मैक्वेले। 1834 लॉर्ड मैक्वेले। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? तो 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कब रखा गया? तो 1858 ईस्वी में रखा गया था, 1857 की क्रांति के बाद। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपको लॉर्ड कैनिंग, और यही भारत के पहले वाइसराय भी बने थे। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत होता है? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम।
भारत परिषद अधिनियम। गवर्नर जनरल का पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत आता है? तो 1861 का अधिनियम। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था, और वो कौन कौन थे? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया था? तो किस अधिनियम के तहत भंग किया गया था? 1873 का अधिनियम। 1873 का अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी कब भंग की गई थी? तो 1 जनवरी 1884 को। महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री कब घोषित किया गया था? सामग्री कब घोषित किया गया? तो आपको 28 अप्रैल 1876, बस 1876 याद रखिएगा, 1876। इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। 1876। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1892 भारत परिषद अधिनियम। किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं बजट पर बहस करने का अधिकार था? तो ये आपको 1892 का अधिनियम था। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। और पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध इसी अधिनियम के तहत किया गया था। तो पहली बार अगर बोले कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का किस में आया था आपको, तो 1919 का जो एक्ट था भारत शासन अधिनियम, इसके अंदर होता है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया? 1909 में दिया गया। मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1909 के तहत दिया गया। आगे है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का लॉर्ड मिंटो को। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया? तो ये कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? एसपी सिन्हा थे। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा था? तो 1909 का था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1909 का। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और अभी अभी हमने देखा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जिसको बोला जाता है, या मॉर्ले मिंटो एक्ट जो आता है वो आपको आता है 1909 का, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तो ये आपको 1919 का। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है? तो ये आपको होती है 1919। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1919। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किस अधिनियम के तहत होता है? तो 1919 का। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक किनको कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? लियोनस कर्टिस को। क्या किसको बोला जाता है? लियोनस कर्टिस को। एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत होता है? तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कब किया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1919 में। वैधानिक आयोग का गठन कब होता है? 1919 में होता है। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत आता है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1919 का एक्ट। 1919 का एक्ट महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार देता है। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना जानिएगा तो फिर तो याद ही नहीं रहेगा। कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है? तो ये है आपको 1935 भारत शासन अधिनियम। 1935 भारत शासन अधिनियम। 1935 के अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो आपको 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। कितने? 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ। प्रांतीय स्वायत्ता किस अधिनियम से संबंधित है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत किया जाता है? लाया किसके तहत जाता है? 1919 के एक्ट के तहत, और समाप्त 1935। आगे है, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ? तो ये आपको 1935। 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था। संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत होती है? 1935। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के तहत होता है? 1935। किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? तो 1935। वर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत हुआ था? ये भी देख लेते हैं हम लोग, 1935। भारत रिजर्व बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है? तो 1935 के अधिनियम के तहत। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित कब किया गया था?
तो 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947। और स्वीकृति कब मिली थी इसकी? तो 18 जुलाई 1947। ये दोनों डेट आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इसको। यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में किस अधिनियम के तहत कार्य करती है या किस अधिनियम के तहत करती है? 1947। संविधान सभा का गठन कब होता है? तो 1946 में होता है, 1946 में। और कैबिनेट मिशन के अंदर कौन कौन से सदस्य थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? ये थे आपको स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर। ये क्वेश्चन भी बहुत बारी रिपीट किया है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। कैबिनेट मिशन, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। और यहाँ पे उसके सदस्य हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर। इन तीनों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब रखा? तो 1924 में रखा, 1924 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। और डेट क्या था इसका? तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, इसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पहली बैठक कहाँ होती है? दिल्ली में होती है। डेट क्या होता है? 9 दिसंबर 1946। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको अस्थायी अध्यक्ष अगर बोले और अध्यक्ष बोल दे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे आपको अस्थायी अध्यक्ष बोल रहा है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर स्थायी अध्यक्ष बोल दें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान, तो ये थे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। कंफ्यूज नहीं होइएगा, संघीय में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय में कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर बोले कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये संघ शक्ति के, तो जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यक, तो ये कौन थे आपको? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल 33 सदस्य थे। महिलाएं तो कुल 15। संविधान सभा के स्थायी सदस्य, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बता रखा है कि अस्थायी कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया? तो ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, 11 दिसंबर को। संविधान सभा की पहली बैठक देखिए 9 दिसंबर को, और इनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में कब चुना जाता है? तो 2 दिन बाद 11 दिसंबर को। और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया जाता है? तो 13 दिसंबर 1946 को। ये 3 जो डेट है ना आपको, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, और 13 दिसंबर को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया जाता है या प्रस्ताव को पेश किया जाता है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कौन करते हैं? तो नेहरू जी करते हैं। आगे देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिलती है? तो 22 जनवरी को मिलती है। अभी हम लोग कहाँ पे देख रहे थे? दिसंबर में। और स्वीकृति कब मिल जाती है उद्देश्य प्रस्ताव को? तो 22 जनवरी को मिल जाती है। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव ने किया था। किसने? BN राव ने किया था। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट और एकदम एग्जाम में पूछे गए PYQs हैं, और वैसे ही फैक्ट्स है आपको वन लाइनर में, तो इसको बिल्कुल भी एकदम दिमाग से नहीं निकालना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन बार बार सुनने पे आप लोगों के दिमाग में भी याद हो जाएगा या छप जाएगा। आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं क्लिक तो करेगा ही, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। प्रारूप समिति का गठन कब होता है? तो 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो आपको 7 सदस्य थे। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से होता है? तो बंगाल से होता है। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन देश बंटवारे के बाद कहाँ से हुआ था? तो बॉम्बे से हुआ था, और पहली बार तो बंगाल से। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब होता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946। और अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, यहाँ से इसको रिमूव कर लीजिए, उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपको जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू।
अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री तो आपको बलदेव सिंह थे। उद्योग और आपूर्ति मंत्री तो जॉन मथाई थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? राजगोपालाचारी। खाद्य एवं कृषि मंत्री तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेलवे मंत्री आसफ अली। श्रम मंत्री जगजीवन राम। और यहाँ पे अंतरिम में कार्य एवं खान बंदरगाह मंत्री तो CH भाभा। ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे मंत्री मिल गए होंगे अभी तक। यहाँ पे देखिए वित्त मंत्री, ये सब तो थोड़ा नीचे आ गया। यहाँ से देखिए इतने सारे मंत्री में अगर आप लोगों को बस इतना भी याद है अंतरिम सरकार में कि आपको कौन कौन से थे, जैसे देखिए कि कार्यकारी परिषद कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा। गृह मंत्रालय और प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को। शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी को। खाद्य एवं कृषि तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, राजेंद्र प्रसाद। और श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम, इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है, राजेंद्र प्रसाद को और जगजीवन राम को नहीं भूलना है। और रेलवे मंत्री तो आसफ अली। आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में कब शामिल होते हैं? तो 26 अक्टूबर 1946 को शामिल होते हैं। और उसके बाद मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन बनते हैं? तो लियाकत अली खां, ये भी इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्री कौन थे? मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खां थे। मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? यहाँ पे आप लोगों को शायद मिसप्रिंट हो गया है, लियाकत अली खां ही थे। मुस्लिम लीग में विधि मंत्री कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल थे। संचार मंत्री अब्दुल रब नस्तर थे। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? गजांतर अली खां थे। संविधान सभा का पुनर्गठन कब होता है? तो 31 अक्टूबर 1948 को। कब होता है? 31 अक्टूबर 1948 को। प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? तो 21 फरवरी 1948 को किया था। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक होता है? तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को। संविधान सभा में संविधान का दूसरा वाचन तो 19 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। और तीसरा वाचन तो 14 नवंबर से 26 नवंबर तक होता है। ये देखिए आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये सारे नवंबर में ही है, बस पहला और दूसरा 1948 में है और तीसरा आपको 1949 में है। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया और इसके अध्यक्ष कौन बने? तो वल्लभ भाई पटेल बने। कौन बने? वल्लभ भाई पटेल बने। आगे है, संविधान की निर्माता में कितना समय लगता है? तो संविधान बनाने में कितना दिन लगता है आपको? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। कितना टाइम लगता है? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। और प्रारूप कर कुल कितने बार बहस हुए हैं? तो 114 दिन का बहस हुआ था। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन का बहस हुआ था? तो 114 दिन का बहस हुआ था। और कितना रुपया लगा था संविधान के निर्माण में? तो 64 लाख। संविधान को संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब थी? तो 24 जनवरी 1949 के। संविधान सभा राष्ट्रमंडल में भारत का सदस्यता का सत्यापन कब होता है? तो मई 1949 में होता है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। ये जो फैक्ट्स आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा तो डिफ़िकल्ट होगा याद रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा डेट्स हैं इसमें, लेकिन ये आपको मस्ट है याद रखना क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में यही पूछे गए हैं और आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल यही क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि जो BPSC का पेपर है ना, वो भी आपको थोड़ा सा पैटर्न उसका चेंज हो गया, तो वहाँ भी आपको बस फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज का क्वेश्चन आपको 17th BPSC का क्वेश्चन है, 22 जनवरी 1947। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जनवरी और राष्ट्रीय गान को तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता। यह कब घोषित किया गया है? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाला 1957। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है? तो नहीं माना है तो बेरूबाड़ी केस था ये, बेरूबाड़ी केस 1960 का। सर्वोच्च न्यायालय ने कब माना कि प्रस्तावना संविधान सभा का अंग है? नहीं माना तो बेरूबाड़ी केस, और माना तो केशवानंद भारती केस, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1973 केशवानंद भारती केस। प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 के तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1976 42वां संशोधन, तो ये था आपको समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता, समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता। और कौन से संविधान संशोधन में ऐड किया गया? तो 42वां 1976 वाला। भारत की प्रस्तावना में जो 3 प्रकार की न्याय को देखने का मिलता है वो कौन कौन सा है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? तो हमारे प्यारे भारत का है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो फ्रांस की देन है। भारत के संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्ण विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति एवं वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। ये सारे टर्म्स आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा लंबा है इसको याद रखना, लेकिन याद रखना ही पड़ेगा। जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से ली गई। उपराष्ट्रपति अमेरिका से। आपको यहाँ पे भारत के संविधान में प्रस्तावना अमेरिका से। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत के संविधान में संसाधमक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद कहाँ से लिया गया? तो ये आपको ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला एवं विज्ञान व समाज सेवा कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां प्रावधान कहाँ से लिया है? तो जर्मनी से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषता, राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट संक्तियां केंद्र के पास होगा, ये कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कर्तव्यों का प्रावधान, तो रूस से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से है? जापान से है। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र की चर्चा है? तो प्रथम अनुसूची में है। किसमें है? प्रथम अनुसूची में। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 59वें। किसके? 59वें। किस अनुसूची में हमें भारतीय राज्य व्यवस्था पदाधिकारियों को प्राप्त करने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की चर्चा है? तो द्वितीय में है। किस अनुसूची में हमें विभिन्न राज्यों एवं संघ क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण का चर्चा है? तो चौथी अनुसूची में है आपको। किस अनुसूची में हमें अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण की चर्चा है? 5वें अनुसूची में। छठी अनुसूची में है आपको असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य में जनजाति के क्षेत्र में प्रावधान है। किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में जानकारी मिलती है? तो 7वें अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषय के बारे में जानकारी, तो 7वें अनुसूची में। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो टोटल आपको 100 विषय हैं। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, रेल एवं डाक इत्यादि किस सूची में है? तो संघ सूची में है। राज्य सूची में संविधान लागू होने का कितना विषय है? तो टोटल 66 है। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 47 थे। और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने हैं? तो 52 हैं। किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वें अनुसूची में है। सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल कब किया गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो 71वां संविधान संशोधन 1992। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैथिली,
डोगरी, संथाली एवं बोडो को कब शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में? तो 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003। 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है आपको? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। किस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है? तो 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने अधिनियम हैं? 284। 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। और दल बदल कानून किससे रिलेटेड है? तो 10वीं अनुसूची में इसके बारे में वर्णित है। 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 में। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो कुल कितने विषय हैं? 29 है। और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी जाती है? तो 74वें संविधान संशोधन 1993 में। और यहाँ पे देखिए कि जो 11वीं अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है? तो पंचायती राज से। और 12वीं किससे रिलेटेड है? तो म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। स्थानीय स्वशासन के विषय में जानकारी किस अनुसूची में मिलती है? तो 12वीं अनुसूची में मिलती है। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 29 है। और 11वें में कुल 29 है। और 12वीं में कितनी है? तो 18 है। जूनागढ़ रियासत को किस संग्रह के आधार पर मिलाया गया था? तो जनमत संग्रह पे। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, या सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो वल्लभ भाई पटेल एवं वीपी मेनन की। किनकी है? वल्लभ भाई पटेल व वीपी मेनन की। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? अनुच्छेद 1 में मिलती है। नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। और इसकी जानकारी किस अनुच्छेद में मिलती है? तो अनुच्छेद 3 में मिलती है। मौलिक अधिकारों की चर्चा कौन कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35। और इसके आगे के जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग कल देखने वाले हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।